हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द नॉलेज हब। आज हम नॉलेज हब के इस वीडियो में आईपीसी और सीआरपीसी में क्या डिफरेंस है इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आईपीसी और सीआरपीसी में क्या डिफरेंस होता है। आर्टिकल आप न्यूज़ में सुने होंगे, आर्टिकल 370 हट गया जम्मू कश्मीर में, उनमें क्या डिफरेंस है। आर्टिकल्स और सेक्शन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, ये है क्या, ठीक है, कहाँ से आए हैं। ठीक है, आप सिविल लॉ के बारे में सुने होंगे, सिविल लॉ वर्ड, क्रिमिनल लॉ। ठीक है, क्रिमिनल लॉ ये क्या है। ठीक है, आप कई बार न्यूज़ में ये वर्ड सुने होंगे, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, या मुस्लिम पर्सनल लॉ, हिंदू पर्सनल लॉ। ये सारी चीज़ें हैं क्या, इनके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, देश को चलाने के लिए बहुत सारे कानून चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड कानून चाहिए, ठीक है, प्रॉपर्टी रिलेटेड कानून चाहिए, सिविल लॉ चाहिए, क्रिमिनल लॉ चाहिए। ये सारी चीज़ें तो हम कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी हुई। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में इस देश की मेन चीज़ें लिखी हैं, जैसे इस देश का नाम क्या होगा, इस देश में इलेक्शन होगा तो कैसे होगा, इस देश में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन होगा, चुना जाएगा तो कैसे चुना जाएगा, प्रेसिडेंट कैसे चुना जाएगा, उसका इलेक्शन का प्रोसीजर कैसे होगा। ठीक है, ठीक है, पार्लियामेंट क्या है, पार्लियामेंट कैसे चलेगा, पार्लियामेंट को जो पावर है लॉ बनाने के, ये भी इस कॉन्स्टिट्यूशन ने ही दिया है उसे। ठीक है, प्रेसिडेंट का टेन्योर क्या होगा, प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर क्या होगा, गवर्नर कैसे एक्ट करेगा, चीफ मिनिस्टर, स्टेट, पंचायती राज, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। इसके अलावा देखिए, इसमें इस देश का अगर सिटीजनशिप पाना है तो कैसे पाना है। और फंडामेंटल राइट्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं, हर किसी को फंडामेंटल राइट दिया गया है, जैसे राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रिमेंडर। आर्टिकल्स 32 देता है कि आप इजिली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं आपके अगर राइट के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है। ठीक है, डीपीएसपी डायरेक्टिव स्टेट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी में कुछ डायरेक्टिव्स दिए गए हैं स्टेट्स को, अगर वो कानून बनाए तो ऐसे बने। यूनियन गवर्नमेंट में यूनियन गवर्नमेंट के बारे में इनके क्या है, इनके लिस्ट क्या है, स्टेट लिस्ट, ये कॉन्करेंटली, ये सारी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। स्टेट का पावर, यूनियन का पावर, यूटीज किसके जुरिस्डिक्शन में होगा, जैसा कि हमने बताया पंचायती राज सिस्टम। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें जैसे मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में मेन बातें लिखी गई हैं। देखिए, ये देश का नाम क्या होगा ओवरऑल, ठीक है, मेन बातें। अब देखिए, हर चीज़ तो नहीं लिखी जा सकती। कोई मर्डर किया है तो उसको क्या सजा मिलेगी, हाँ, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ये करता है कि पार्लियामेंट इन सब चीज़ों पे कानून बना सकती है। ठीक है, यही कॉन्स्टिट्यूशन ही पावर देता है पार्लियामेंट को कि कानून बना सके, लेकिन साथ में ये भी कहता है कि पार्लियामेंट कोई ऐसा कानून न बनाए कि जो फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर दे। ठीक है, और वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि केशवनंदा भारती केस में कि आप देखिए, पार्लियामेंट ऐसा ही नहीं कि पार्लियामेंट के पास अमेंडमेंट का भी पावर है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है। मतलब इसमें अगर कुछ संशोधन करना है, अमेंडमेंट, अगर इसमें कुछ संशोधन करना है तो वो भी कर सकती है। ये भी पावर जो है कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दिया। लेकिन साथ में आपको पता होगा, इंदिरा गांधी ने एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ही तैयार कर दिया 42nd अमेंडमेंट के साथ बाद। लेकिन उसके बाद केशवनंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं, अमेंडमेंट पावर तो है पार्लियामेंट के पास, लेकिन इतना भी नहीं कि वो बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब आप ये मत समझिएगा पार्लियामेंट कल को ये भी चेंज कर दे कि नहीं भैया, आज यहाँ से इलेक्शन नहीं होने वाला है, अब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नहीं, राजा का शासन होगा। ऐसा नहीं हो सकता। ये सारी चीज़ें देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में सब चीज़ अच्छी चीज़ें लिखी हुई, लेकिन बाद में जब पार्लियामेंट ने ये इसका जो अमेंडमेंट पावर है इसका जब मिसयूज़ किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, कि आप कुछ भी चेंज कर लो, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चेंज करते हो। बेसिक स्ट्रक्चर अभी तक सुप्रीम कोर्ट में डिफाइन ने नहीं किया, लेकिन सुप्रीम ने कहा है गवर्नमेंट से, आप आके हमसे पूछते रहोगे, हम बताते रहेंगे। जैसे कुछ एग्जांपल ले लें, इलेक्शन एक बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, इलेक्शन होना ही होना है। ठीक है, आप कल को गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती कि इलेक्शन इस देश में नहीं होगा। ठीक है, डेमोक्रेसी बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, सेकुलरिज्म, सेकुलर वर्ड, ठीक है, सेकुलरिज्म एक बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, कोई भी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी में डेंट नहीं लगा सकता। ठीक है, ये सारी चीज़ें इस कॉन्स्टिट्यूशन में, ओवरऑल ये देश कैसे फंक्शन चलेगा, ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी। लेकिन देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल, अब इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो बातें लिखी हैं वो चैप्टर वाइज लिखी हैं। चैप्टर 1 जैसे हम यहाँ पे देखिए यूनियन एंड टेरिटरी, सेकंड चैप्टर सिटीजन, ऐसे चैप्टर वाइज टोटल इसमें बातें लिखी। और उन चैप्टर में भी सेक्शन है, आर्टिकल्स हैं। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में हर बातें जैसे चैप्टर में लिखी है। अब देखिए, अब यूनियन में जैसे 1 to 4 आर्टिकल्स हैं। ठीक है, और इसमें 5 to 11 आर्टिकल्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 12 to 35 आर्टिकल्स हैं। ठीक है, अब ये आर्टिकल्स क्या है, अब देखिए इस 12 to
मतलब 12 to 35 है, तो यहाँ पे सपोज ये 14, इसमें 14 to 18 राइट टू इक्वालिटी जो फंडामेंटल राइट है उसके बारे में बताता है। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा है, इसमें इतना चैप्टर है, तो हर चीज़ें इसमें जो लिखी है चैप्टर के साथ साथ पॉइंट 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 लिखी गई है। जैसे ये पॉइंट पॉइंट में लिखी गई, देखिए भैया ये यूनियन है तो सिटीजनशिप में ऐसे ऐसे है, तो सिटी आप जैसे फंडामेंटल राइट का एग्जांपल ले लो, फंडामेंटल राइट है कैसे अगर कुछ अगर पार्लियामेंट मतलब कैसे एक मतलब कोई कानून बनाता है इस पे तो वायलेट नहीं होना चाहिए, ये सारा प्रोविजन इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। और फंडामेंटल राइट, राइट टू इक्वालिटी, ये सारे पॉइंट पॉइंट में लिखे हुए हैं, 14, 15, 16, 18, इसी पॉइंट को जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो बातें लिखी हैं पॉइंट पॉइंट में आप समझ लीजिए उसी को आर्टिकल्स कहते हैं। जो पॉइंट पॉइंट जो बातें लिखी हैं उसी को आर्टिकल्स कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं सिविल लॉ के बारे में, ठीक है। अब देखिए सिविल लॉ वो लॉ है जिसमें मार पीट गुंडागर्दी ये सब सारी चीजें ना हो, ठीक है। खून बहाव किसी से, वो सारे सिविल लॉ नहीं और सिविल मैटर में नहीं आते। सिविल मैटर में जैसे कि ये सारी चीजें आती हैं, जैसे आप किसी के प्रॉपर्टी में घुस गए हैं और छोड़ नहीं रहे, तो ये सब सिविल लॉ। डिवोर्स रिलेटेड प्रोविजन जो होते हैं सिविल लॉ, मतलब जिसमें आप समझिए कि मार धार गुंडागर्दी ये सारी चीजें ना हो, तो वो सिविल लॉ होती हैं, ठीक है। तो अब सिविल लॉ जो सिविल लॉ की मतलब सिविल के बारे में सिविल लॉ में सारी चीज़ें लिखी गई है। सिविल लॉ को हिंदी में दीवानी लॉ भी कहते हैं। अब ये सिविल लॉ में सारी मतलब इसका मतलब लॉ के बारे में लिखा गया है। और अगर इस लॉ में अगर कोई मतलब जाता है प्रोसीजर, तो जिस प्रोसीजर से उसको गुजरना पड़ेगा उसको कहते हैं सिविल प्रोसीजर कोड। जैसे आपने एक सिविल लॉ के अंदर अप्लाई किया, ठीक है, तो आपको एक प्रोसीजर कोर्ट में गुजरना होगा, तो ये सारी चीज़ें इसमें सिविल प्रोसीजर कोड इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए जो सिविल चीज़ें हैं वो सिविल लॉ में लिखा है, लेकिन इसके अलावा भी देश में बहुत सारे कानून है। प्रॉपर्टी रिलेटेड कानून है, कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड कानून है, मुस्लिम के अलग कानून है, हिंदू के अलग कानून है, ठीक है। अब देखिए अब हिंदू कोड, अब देखिए ये लॉर्ड कहते हैं कॉर्नवालिस के टाइम से आ रहा है, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम से आ रहा है। अब उस टाइम क्या था, ब्रिटिश एंड डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी था उनका, तो उन्होंने मुस्लिम लॉ अलग बना दिए, हिंदू लॉ अलग बना दिए। इसीलिए करंट गवर्नमेंट ने यूसीसी की मांग करी थी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब एक ही यूनिफॉर्म एक कोड हो, ठीक है। ये अच्छी बात भी थी, लेकिन अभी गवर्नमेंट अभी इसके फिलहाल उधर बीच न्यूज़ में था, अभी तो न्यूज़ में अभी इसके बारे में कुछ बात नहीं चल रही है। तो ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है यही था, ठीक है, बेसिकली कि इन दोनों को कानून को हटा के एक यूनिफॉर्म कानून बना चाहिए, एक देश है तो एक कानून भी होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। अब देखिए प्रॉपर्टी अब देखिए सिविल लॉ में तो आप समझ गए सिविल मैटर्स हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी लॉ में जैसे प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर है, जैसे प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर इन द सेंस समझिए कि अगर आपका फोर फादर का कोई प्रॉपर्टी है, आपके फादर आपको रोकते हैं तो आप वो रोक नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि कोई फादर जो होता है कि दादा के प्रॉपर्टी में अपने बेटे को रोक नहीं सकता। तो ये सारी बातें जो हैं ये प्रॉपर्टी लॉज में लिखी हैं। और कॉन्ट्रैक्ट लॉ में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड बातें लिखी, अगर उसका वायलेशन होता है तो इसमें और मुस्लिम लॉ में मुस्लिम रिलेटेड बातें, हिंदू लॉ में हिंदू रिलेटेड बातें। अब देखिए कोई भी एक्यूज्ड है, अगर कोई उसने क्राइम किया है तो ठीक है, उसको पेनलाइज किया जाएगा। तो उसको पेनलाइज किस सेक्शन में किया जाएगा, ये सारे चीज हमारे इंडियन पीनल कोड मतलब आपको पेनलाइज किया जाएगा, ये इंडियन पीनल कोड में लिखा हुआ है। अब इधर देखिए इंडियन पीनल कोड 1860, मतलब ये लॉर्ड मैकॉले के टाइम का है, ठीक है, उसी टाइम का है। अब देखिए कोई भी एक्यूज्ड है, अगर कोई क्राइम किया है, मर्डर किया है या अबेंडमेंट किसी को किया है सुसाइड के लिए, या ठीक है, कोई भी विक्टिम्स है, चीटिंग, थेफ्ट, ये सारी रिलेटेड बातें ये इंडियन पीनल कोड में। अगर देखिए कोई एक्यूज्ड है, अगर वो किसी ने क्राइम किया तो पुलिस के पास जाएगा, पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी। तो जो एफआईआर दर्ज करेगी किस सेक्शन में, मर्डर किया है तो यहाँ पे देखिए 300 सेक्शन। अब जैसे इसमें जो पॉइंट टू पॉइंट, अब देखिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो पॉइंट टू पॉइंट बातें लिखी गई थी, देखिए ये भी बुक बहुत बड़ी है। तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन में पॉइंट टू पॉइंट बातें लिखी गई थी उसको आर्टिकल्स कहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट टू पॉइंट बातें लिखी गई उसको सेक्शन कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो इंपॉर्टेंट सेक्शन यहाँ पे हमने लिख दिए हैं, ठीक है। अब जैसे मर्डर से रिलेटेड सेक्शन है 304, कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, दौरी डेथ हो गया, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, असॉल्ट, आपने असॉल्ट किया उससे रिलेटेड, स्टॉकिंग कर रहे हैं, पीछा कर रहे हैं, उससे रिलेटेड केसेस हैं, ठीक है। थैफ्ट, चीटिंग, हाउस ट्रेसपास, डिफेमेशन, क्रिमिनल इंटिमिडेशन। तो अगर कोई भी एक्यूज्ड है वो ये सारी चीज़ें क्राइम करता है तो
पुलिस एफआईआर दायर करेगी उसके खिलाफ, फिर वो जांच करेगी इन सेक्शन में, अगर वो पाएगी तो ये इन सारी इनसे मतलब अगर वो क्राइम देखिए एफआईआर दायर हो गया, ठीक है, पुलिस इन सेक्शन में एफआईआर दायर कर लेगी, जब वो इन्वेस्टिगेशन करेगी, जब वो पाएगी कि नहीं एक्यूज जो है सचमुच क्या कर लिया है कि क्राइम किया है, तो अब उस पर पुलिस चार्ज लगा देगी इस सेक्शन का, ठीक है, तो पिनलाइज का चार्ज लगाएगी कि हाँ भाई ये सारे सेक्शन प्रूफ होते हैं, तो अब वो बना देगी चार्जशीट, ठीक है, चार्जशीट बना के अब वो अदालत को सौंप देगी। अब जो अदालत में जब सौंप देगी तो अब अदालत में ट्रायल चलेगा, ठीक है, वो जो ट्रायल है वो भी एक प्रोसीजर से चलता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि कल जज को कह दे कि हमारे वहाँ ट्रायल ऐसा चलेगा, कोई वकील कह दे कि हमारे वहाँ ट्रायल इस तरीके से चलेगा, ठीक है, तो नहीं, ऐसा नहीं है ट्रायल, तो उस जो ट्रायल है, अब जो क्रिमिनल था तो जो ट्रायल चलेगा वो सीआरपीसी में, और यही सीआरपीसी का फुल फॉर्म हो जाता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, मतलब वो जो क्रिमिनल है उसका जो जिस प्रोसीजर से चलेगा वो कब अदालत में आएगा, ठीक है, कैसे उसकी पेशी होगी, कैसे वो जेल में जाएगी, सारी बातें इसमें लिखा है क्रिमिनल प्रोसीडिंग कोड में। आप जैसे यहाँ पे देख लीजिए इसके बारे में, It's laid down rules for criminal courts and police officer etc. to conduct the due process of criminal law is code through which IPC shall be enforced। एक देखिए इसमें देखिए पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट का पुलिस अरेस्ट कर सकती, जैसे ऑफेंस भी दो टाइप्स के होते हैं ना, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल। हम इस पे एक वीडियो बनाए उसे आप देख लीजिएगा, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है। अब आपको पता होगा जो कॉग्निजेबल मतलब संगीन जुर्म है उसी में ही एफआईआर दायर होता है, नॉन कॉग्निजेबल पे पुलिस एफआईआर दायर नहीं करती, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट दायर करती है, ठीक है, ये सब जो अब उसको दायर करने के बाद जो अरेस्ट का कैसे एक ट्रायल चलेगा, कैसे पुलिस एक्ट करेगा, ये सारी बातें इस क्रिमिनल कोड ऑफ प्रोसीजर में लिखी गई है। अब कोई भी एक्यूज है अगर वो उसको बेल पाना है तो बेल कैसे पाएगा, ठीक है, वो कैसे बेल पा सकता है, एंटिसिपेटरी बेल हो गया, नॉर्मल बेल हो गया, ये सारी चीज़ें क्रिमिनल प्रोसीजर, एक जो आप अगर क्रिमिनल हो गए हैं तो आप किस प्रोसीजर से गुजरेंगे, आप समझ लीजिए इस सारी प्रोसीजर। और एक अगर आप पुलिस आईपीसी के धारे में अगर आपको सेक्शन लगा दी तो वो कैसे एक्ट करेगी, वो भी किस प्रोसीजर से, अदालत एक तरीके से ये रूल जो है कोर्ट से रिलेटेड है, कोर्ट किस प्रोसीजर में एक्ट करेगा वो आता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में। इसी तरह सिविल लॉ में सिविल प्रोसीजर कोड आता है, क्रिमिनल लॉ में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आता है। आप ओवरऑल समझ लीजिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है, ठीक है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे, लेकिन उसके नीचे जो सिविल लॉ बने हुए हैं, आईपीसी रिलेटेड लॉ बने हैं मेनली पुलिस के फंक्शनिंग के लिए, सीआरपीसी कैसे कोड फंक्शन करेगा, लेकिन ये जो सारे कानून हैं ये जो बने हुए हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं जा सकते, ये मेन कानून है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं जा सकते, ये कानून को ऐसा नहीं बन सकते किसी के फंडामेंटल राइट। अगर देखिए कोई भी अरेस्ट हो रहा है, कोई क्रिमिनल हो चाहे जो, अगर वो जो ऑफेंस किया है पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस ऑफेंस के उस बारे में उसको बताए, ठीक है, अगर सिविल लॉ रिलेटेड मैटर्स है मतलब या तो नॉन कॉग्निजेबल मैटर है तो पुलिस ऐसे ही अरेस्ट नहीं कर सकती बिना वारंट के, उसको जाना पड़ेगा कोर्ट से, वारंट लेना होगा तभी वो एक्यूज्ड को अरेस्ट कर सकती है, ठीक है। अगर भैया कॉग्निजेबल ऑफेंस है, संगीन जुर्म है तो पुलिस तो जाएगी नहीं वारंट लेने, तुरंत उसे अरेस्ट कर लेगी, ठीक है। तो ये सारी बातें आई होप आपको ये सारी नॉर्मल बातें समझ में आ गई होगी। अब देखिए अब जो बचा मेन चीज एफआईआर क्या होता है, जीरो एफआईआर क्या होता है, ठीक है, एफआईआर कैसे लॉन्च करें, ठीक है, अगर आपके खिलाफ कोई फॉल्स एफआईआर कर देता है तो आप उससे कैसे निपटे, उसको कैसे टैकल करें और उसका क्या असर पड़ता है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो ये सारी चीज़ों को हम अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो हम मिलेंगे ये एफआईआर रिलेटेड वीडियो या जो जीरो एफआईआर आपको अगले वीडियो में हम समझा देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।